नमस्कार साथियों, एनालाइज़र ऐप में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को मालूम होगा कि हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी आ गई है, जानकारी पता चल गया होगा। अब आगे बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हुई हैं, उन परिवर्तनों पर भी बात करना ज़रूरी है। और क्योंकि वो चीज़ें आपको इफ़ेक्ट करेगी एग्ज़ाम के टाइम में, या फिर आपके प्रिपरेशन को आपको थोड़ा बदलना पड़ेगा, तो उन सब विषयों पर बात करेंगे अभी इस वीडियो में। सबसे पहले तो सिलेबस में कुछ नया चेंज हुआ है। उन सिलेबस के चेंजेस को आप शायद देख चुके होंगे नोटिफिकेशन में, लेकिन उन सब चीज़ों को फिर तैयार कैसे करें, कहाँ से तैयार करें, ये एक असमंजस की स्थिति है। और छोटे मोटे परिवर्तन नहीं हैं, वो सीधे सीधे 14-15 नंबर के जो परिवर्तन हैं, तो 14-15 नंबर का परिवर्तन अगर हुआ है तो पुराना जो सिलेबस है और उसमें जो नया ऐड हुआ है, उन सब को अगर देखेंगे तो वो लगभग 14% 15% का अपना वेटेज रखता है। तो 14-15% का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है हॉस्टल वार्डन में, क्योंकि हॉस्टल वार्डन एक ऐसा एग्ज़ाम जिसमें कि पॉइंट पॉइंट में लोग चुकते हैं। वैसे तो हर एग्ज़ाम में चुकते हैं लोग पॉइंट से, यानी पॉइंट 1 पॉइंट 2 से ऐसे चुक जाते हैं। तो इसमें अगर एक एक नंबर न जोड़ा जाए तो फिर ये मामला ऐसा हो जाएगा कि फिर गड़बड़ हो जाएगी बात। तो शुरू करते हैं चीज़ों को। सबसे पहले तो हम इसके योग्यता आदि पर बात करेंगे। तो योग्यता जैसा पहले था वैसा ही अभी भी है कि 12वीं पास स्टूडेंट इसको भर पाएंगे, जो लोग 12वीं पास हैं। लेकिन आयु के विषय में सामान्य तौर पर लोग 18 वर्ष की आयु में 12वीं पास हो जाते हैं, लेकिन आयु के विषय में ये है कि 21 वर्ष मिनिमम आयु होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है सामान्य के लिए 40 वर्ष है। वैसे आप ST SC से आएंगे तो आपके लिए 45 वर्ष होगा, OBC से आएंगे तो आपके लिए होगा 43 ईयर, यानी 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। महिला के लिए भी 45 वर्ष की आयु सीमा होगी। तो मिनिमम आयु सीमा पर ध्यान देना जरूरी है, मैक्सिमम आयु सीमा पर नहीं। मैक्सिमम आयु सीमा जो है वही रहेगा। इसके बाद एक बात और है जो लोगों के मन में खटकता है और बार बार लोगों के दिमाग में ये चीज़ आता है कि क्या 12वीं पास के बाद किसी प्रकार के कंप्यूटर डिग्री की आवश्यकता है क्या। तो उस चीज़ को यहीं पे स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि कंप्यूटर डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं। किसी भी स्ट्रीम से, यानी आर्ट्स से, साइंस से, कॉमर्स से, एग्रीकल्चर से, जिससे भी आप 12वीं पास हैं वही योग्यता है। बाकी कोई मिनिमम मार्क्स की भी बात नहीं है कि आप 44% है तो नहीं भर पाएंगे, 46% है तो भर पाएंगे, 66 है तो भर पाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। केवल और केवल पास बात एक ही है कि आप 12वीं पास हो, आपकी आयु सीमा। तीसरी बात है कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासी इस फॉर्म को भर पाएंगे और पदों की संख्या जो है वो 300 के आसपास है, यानी 300 है। बाकी ये चीज़ें बदलती रहती हैं, पदों की संख्या बढ़ जाएगी घट जाएगी, वो मामला अलग है। जब भी आगे नोटिफिकेशन निकाल करके इसको बढ़ाया घटाया जा सकता है। थोड़ा सा फॉर्म भरने की तिथि पर भी बात कर लेता हूँ, क्योंकि ये भी एक सवाल रहता है लोगों का। तो देखिए, फॉर्म भरने की तिथि जो है वो 1 मार्च से शुरू होगी और 31 मार्च तक चलेगी, यानी शुक्रवार, अभी शुक्रवार कल जो था वहाँ से शुरू हुआ और 31 मार्च तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अगर फॉर्म में कोई गड़बड़ी हो जाती है, कोई गलत आपने इन्फॉर्मेशन पुट कर दिया है फॉर्म भरते समय, वैसी स्थिति में आप चाहें तो इसमें त्रुटि सुधार भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको 1, 2 और 3 अप्रैल का समय मिलेगा, यानी 3 दिन है, 1 से लेकर के 3 अप्रैल तक। तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे की बात देखते हैं। अब आगे की बात है जो सिलेबस है। तो सामान्य सा सिलेबस जो पहले था वैसे ही देखने में आपको लगेगा कि वही सिलेबस है, वही सारी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें इसमें परिवर्तित जो हुई हैं उन सब विषयों पर अगर बात करें तो सबसे पहला मुद्दा है कि इसके मैक्सिमम मार्क्स में परिवर्तन कर दिया गया है। यानी पहले जो 150 नंबर के प्रश्न पूछे जाते थे, अब वो 100 नंबर में आ गए हैं। ठीक है, पहले 150 प्रश्न होते थे, 150 अंक के लिए होते थे, अब वो 100 अंक के प्रश्न पत्र हो गया है। दूसरी बात कि जब 100 अंक का प्रश्न पत्र हुआ तो हर विषय के से प्रश्न पूछने का जो स्कोप था, यानी स्कोप कहने का मतलब संख्या जो थी वो भी कम ज्यादा हुई। तो पहले जहां कंप्यूटर में 50 प्रश्न पूछे जाते थे, अब वहां केवल कंप्यूटर में 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं तो आपका सिलेबस जो है 2 भागों में है, 2 भाग में डिवाइड है। कौन कौन से 2 भाग?
पहला एक भाग है जिसको आप कंप्यूटर संबंधित ज्ञान के नाम से जानेंगे और दूसरा भाग जिसको आप सामान्य तौर पर जीएस के नाम से जानेंगे। अगर इस सिलेबस को आप देखें तो यहाँ पे आपको केवल एक ही चीज दिखेगा कि नया बाल मनोविज्ञान 10 अंक का ऐड हुआ है, बाकी कुछ भी चीजें नहीं दिखेंगी। लेकिन और भी चीजें परिवर्तित हुई हैं, उसको मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता। मैं आपको ले चलता हूँ डिटेल सिलेबस में, वहाँ पे चीजें आपको दिखाता हूँ। उसके बाद हम उन सब मुद्दों पर भी बात करेंगे कि आखिर इस एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कैसे करें या कौन सी विधि अपनाएं कि लगभग सिलेक्शन श्योर हो जाए। लगभग 1000 बच्चों का सिलेक्शन अभी तक एनालाइजर में पढ़ने पढ़ाने के दौरान हुआ होगा, और वो बच्चे जिस रणनीति को फॉलो करके सिलेक्शन पाए हैं उन सब रणनीतियों पर मैं थोड़ा सा बात करूंगा, ताकि आप जो सेल्फ स्टडी करने वाले हैं उनके लिए ये चीज बेहतर हो जाए। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं, हम चलते हैं सिलेबस पर। सिलेबस में चलते हैं, थोड़ा सा सिलेबस आपका जो डिटेल वाला सिलेबस है उस डिटेल वाले सिलेबस में मैं चलूं तो डिटेल वाला सिलेबस कुछ यहाँ है और इसको मैं कर लेता हूँ डाउनलोड। उसके बाद ये खुल जाएगा, डाउनलोड अगेन। चलिए अब देखते हैं डिटेल वाला जो सिलेबस है। इसमें देखिए कंप्यूटर का जो भाग है इससे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। कंप्यूटर का जो पहले सिलेबस था उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। एक बात विशेष तौर पे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपका जो सिलेबस है वो 2 भागों में डिवाइड है, और जो 2 भाग हैं उन 2 भागों में एक भाग आपका कंप्यूटर है और दूसरा भाग जो है वो जीएस है। इसको 2 भाग में डिवाइड कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर से जो 30 प्रश्न पूछे जाएंगे उस 30 प्रश्न में से आप 15 प्रश्न अगर सॉल्व करेंगे, 15 प्रश्न आपके सही होंगे, तभी आप आगे एलिजिबल होंगे। आपकी कॉपी को, आपके ओएमआर शीट को चेक किया जाएगा, अन्यथा फिर वहीं से आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो सबसे प्रमुख बात यह है, सबसे ज्यादा वेटेज वाला भाग भी है कंप्यूटर, और दूसरा बात एलिजिबिलिटी यानी योग्यता का क्राइटेरिया भी है कंप्यूटर। कंप्यूटर में 30 में से 15 प्रश्न आपको सही करना अनिवार्य है, अन्यथा आपका जो ओएमआर शीट है वहीं से रिजेक्ट हो जाएगा, आप वहीं से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अन्य जगहों पर आप कितना भी मेहनत करें कोई फायदा नहीं है अगर आप यहीं पे फेल हो गए तो। और दूसरी बात, और भी एक सवाल मन में लोगों के मन में ये रहता है कि सर कंप्यूटर का मार्क्स जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा मेरिट में, यानी जो नंबर आपका आएगा पूरा ओएमआर शीट चेक करने के बाद उसमें कंप्यूटर के मार्क्स जोड़े जाएंगे या केवल ये क्वालिफाइंग है? तो ऐसा नहीं है, क्वालिफाइंग भी है और मार्क्स भी जोड़े जाएंगे। यानी आप 15 नंबर से अगर कम लाते हैं तो आपका पेपर कॉपी चेक ही नहीं होगा, ओएमआर शीट चेक ही नहीं होगी, और 15 नंबर से अधिक लाते हैं तो आपका ओएमआर शीट चेक होगा, और ये 15 नंबर जो होगा वो मेरिट में जुड़ेगा, आपके अंक में जुड़ेगा। तो ये चीज एकदम से ध्यान रखने वाली बात है कि कंप्यूटर को बहुत अच्छे तरीके से करना है, तभी जाकर के आगे चीजें होंगी। ये आपका पूरा एक तरीके से चाबी है, इस चाबी को खोलेंगे, इस चाबी से तब जाकर के फिर आप कमरे में प्रवेश करेंगे और बाकी चीजें आपकी जांच होगी, अन्यथा नहीं। कंप्यूटर का जो सिलेबस था है वो बीच में एक चीज इसमें ऐड हुआ था, वो था आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। उस एआई वाला पॉइंट को हटा दिया गया है। देखिए सामान्य सिलेबस जो पहले था, जैसे कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर के भाग, प्रिंटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट का उपयोग, एंटीवायरस, मल्टीमीडिया, सीडी डीवीडी, गूगल और इस तरीके के सर्च इंजन आदि की वही सेम सिलेबस है, बाकी कुछ भी परिवर्तन नहीं है। अब आगे बात करूं भाग ब में, तो पहले इस भाग से देखिए जो गणित है, सॉरी हिंदी है, हिंदी व्याकरण सहित इससे 10 प्रश्न आते थे, उन प्रश्नों की संख्या को घटा के 5 कर दिया गया है। बाकी सिलेबस वही है हिंदी का, यानी इसमें स्वर व्यंजन, लिंग, संज्ञा, सर्वनाम, समास, ये सारी चीजें जो व्याकरण की चीजें हैं हिंदी की, वो सारी चीजें इसमें पूछी जाएगी। आगे वाले पॉइंट में अगर मैं बात करूं अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में भी पहले 10 प्रश्न पूछे जाते थे, उसको भी अब 5 कर दिया गया है। इसमें भी वही पुराना सिलेबस है, जैसे नंबर हो गया, प्रोनाउन, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंजक्शन, एडजेक्ट, एक्टिव वॉइस, पॉसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिनोनिम, इंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग, ये सारी चीजें वही चीजें हैं। गणित की बात करूं तो आपके सिलेबस में कंप्यूटर के बाद सबसे ज्यादा मार्क्स, सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला जो भाग है वो गणित का है। और गणित में
आपके 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले ये प्रश्नों की संख्या अलग होती थी, ज़्यादा 30 था शायद मेरे ख्याल से। रीजनिंग आपके सिलेबस में नहीं है, ध्यान रखने वाली बात है। मैथ्स है लेकिन रीजनिंग आपके सिलेबस में नहीं है। तो कंप्यूटर के बाद सबसे ज़्यादा किसी विषय पर ध्यान दिया जाना है, और गणित एक ऐसा विषय है कि अगर अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस कर लिए गणित को तो ठीक ठाक नंबर ला सकते हैं। इसमें एकदम से कैलकुलेटिव नंबर मिलते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि नंबर आपका कटेगा, कम होगा। जो भी है जो है वो सही है, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो ये एक वेटेज वाला भाग है जिसका में नंबर आप गेन कर सकते हैं। सामान्य सा गणित है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है, लेकिन जिनको बनता है, जो पढ़ सकते हैं, उन्हीं के लिए आसान है। नहीं पढ़ेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। आगे बात करें और सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में एक विशेष चीज ये है कि आप पहले जो पढ़ते थे, भारत का पॉलिटी पढ़ते थे, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, संविधान, वो पहले से सिलेबस में था। इतिहास पहले से था, अर्थव्यवस्था पहले से था, सामान्य विज्ञान पहले से था, भूगोल पहले से था। ये सब भारत के जीएस की बात हो रही है, इंडियन जीएस की बात हो रही है ना। जो 15 प्रश्न पूछे जाएंगे वो इंडियन जीएस से पूछे जाएंगे। एक नया इसमें जुड़ा है, वो है आपका खेल और शिक्षा, योगा, मूल शिक्षा। इसके अंतर्गत शिक्षा, नवाचार, शैक्षणिक योजना, शैक्षिक अधिनियम, छात्रावास प्रबंधन आदि से प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये प्रश्न होगा सीधे सीधे 4 नंबर का। यानी अब ये कितना परसेंट वेटेज रखने लगा आपके सिलेबस में, पूरे सिलेबस में ये 6 नंबर पॉइंट, खेल, शिक्षा, योगा आदि वाला जो भाग है ये 4% का वेटेज रख रहा है। अब आगे बात करें, करंट अफेयर 5 प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के जीएस जो है, छत्तीसगढ़ का जीएस, वो छत्तीसगढ़ का जीएस पहले 15 प्रश्न पूछा जाता था, इस बार केवल और केवल 5 प्रश्न पूछा जाएगा। केवल और केवल छत्तीसगढ़ के जीएस से 5 प्रश्न ही पूछा जाएगा। आगे बात करें बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान में शिक्षा का मनोविज्ञान, बुद्धि एवं व्यक्तित्व की अवधारणा, समावेशी शिक्षा, सृजनात्मक, वैयक्तिक भिन्नता, निर्देशन, परामर्श, ये सब चीज़ें मैं जब कॉलेज करता था, कॉलेज के बाद मैंने एमए जो किया, एमए के दौरान मैंने मनोविज्ञान पढ़ा। कॉलेज में एमए के दौरान मैंने मनोविज्ञान पढ़ा। मनोविज्ञान एक सिलेबस मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। उसका पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट है ये। हालांकि उतनी चीज़ें जो उसमें पढ़ी जाती हैं, परामर्श यानी काउंसलिंग से संबंधित, वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है आपको, लेकिन उसी के सिलेबस को, जो एमए का सिलेबस है, एमए बाल मनोविज्ञान का सिलेबस है, एमए में जो मनोविज्ञान है उसमें एक छोटा सा पॉइंट है बाल मनोविज्ञान। मतलब वो सिलेबस तो वैसे बड़ा है, लेकिन उस सिलेबस के हिसाब से छोटा पॉइंट है बाल मनोविज्ञान, उसी को एज इट इज छापा गया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे 10 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। कुल मिला के अगर मैं वेटेज की बात करूं तो सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? कंप्यूटर का है। और उसके बाद ज़्यादा वेटेज किसका है? तो आप कहेंगे उससे बाद सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? मैथ्स का है। और बाकी चीज़ें जो 5 नंबर 10 नंबर की हैं। अब देखिए, बाल मनोविज्ञान नया जुड़ गया, और मैंने आपको ये भी बताया कि जो मैंने एमए में किया था, बाल मनोविज्ञान पढ़ा था, यानी मनोविज्ञान पढ़ा था, उसी मनोविज्ञान का छोटा सा भाग आपके सिलेबस में दिया गया है। अब ये सारी चीजें परिवर्तित हो गई। बाल मनोविज्ञान 10 नंबर जुड़ गया, और बाकी जो 4 नंबर बताया वो जुड़ गया। अगर 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर का पेपर है, तो 100 नंबर में 14 नंबर जो है वो 14 नंबर आपका अलग से जुड़ गया। 14 नंबर मतलब 84%, सॉरी 84 नहीं, 14%। और इधर आपका पुराना जो सिलेबस है वो कितना है? 86%। अब एक चीज लोगों के मन में ये चीज उठ सकता है कि मैं केवल इस 86% को पढ़ करके ही पास हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, मेरे को ये 14% को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। तो ये आपकी एक गलत धारणा हो सकती है। मैंने जब वीडियो स्टार्ट किया था, तो वीडियो स्टार्ट करने के शुरुआत में ही मैंने ये बात आपसे कही थी कि पॉइंट से लोग चुकते हैं। तो आप सीधे सीधे जब 14 नंबर छोड़ देंगे, या 14 नंबर के लिए आपकी स्ट्रेटेजी सही नहीं रहेगी, तब की स्थिति में आप पहले से ही बाहर हो चुके हैं एग्जाम से। अगर आप 14 नंबर छोड़ दिया आपने तो
तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि 14 नंबर पर भी फोकस करना ही करना है, उसके अलावा सारी चीजें पढ़नी ही पढ़नी है। तो कुल मिला के आपने ये देखा अभी तक कि सिलेबस में जो परिवर्तन है वो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के अंतर्गत आप देख सकते हैं, और उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। पूरा 14% का परिवर्तन आपके सिलेबस में। कुछ चीजें कम हुई हैं, जैसे पहले छत्तीसगढ़ से प्रश्न पूछा जाता था, अब छत्तीसगढ़ 5 ही प्रश्न में सिमट के रह गया। हिंदी 10 प्रश्न होता था, 5 ही प्रश्न में सिमट के रह गया। तो वो तो अलग बात है। अब इंटेंसिटी, प्रश्न पूछने का जो तीव्रता है, उस तीव्रता में भी परिवर्तन आएगा, क्योंकि अब उसको 5 ही प्रश्न पूछने हैं। तो जिसमें जिस भाग में ज्यादा प्रश्न पूछने हैं, जैसे मैथ्स में ज्यादा प्रश्न पूछने हैं, तो मैथ्स के प्रश्न क्या होंगे? कठिन होंगे। और कठिन और आसान तो वैसे कुछ भी नहीं। जब आप कोई चीज पढ़ लेते हैं तो आपको कठिन आसान लगता है, नहीं पढ़े रहते हैं तो वही चीज कठिन लगने लगता है। और बाकी कोई कठिन और आसान में कोई फर्क नहीं है विशेष। तो कुल मिला के ये है कि 100 नंबर की तैयारी करनी है, और 100 नंबर की तैयारी में 14% की तैयारी जो है बिल्कुल आपको नया करना है, 14 नंबर की तैयारी। चलिए अब मैं उन विषयों पर बात करूंगा कि सब तो आपका लगभग क्लियर हो गया कि आपको किसी प्रकार के डिग्री डिप्लोमा की कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है, और आपको केवल और केवल 12वीं पास होना है, और ये सारा सिलेबस। अब मैं उस विषय पर बात करूंगा कि किस प्रकार से रणनीति होनी चाहिए, किस प्रकार से तरीका होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये 14 नंबर का जो प्रश्न पूछेगा, इस 14 नंबर की तैयारी आपको आवश्यक तौर पे करनी होगी। 86 नंबर का जो प्रश्न पूछेगा वो तो पूछेगा ही, लेकिन अगर आप ये नहीं पढ़े तो आप बिल्कुल रेस से बाहर हैं। दूसरी बात, मैं अब जो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, जो तरीका मैं बताने वाला हूं, ये ऑनलाइन से जो तैयारी करते हैं वो भी फॉलो कर सकते हैं, जो ऑफलाइन से तैयारी करते हैं वो भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन चूंकि एनालाइजर ओनली ऑनलाइन ही सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करता है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करता है, ऑनलाइन PDF प्रोवाइड करता है, तो मैं हमारे इंस्टीट्यूट के हिसाब से थोड़ा सा फोकस होकर के बताऊंगा। बाकी चीज़ें आप ऑफलाइन भी इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी सिलेक्शन के लिए आपको 3 महत्वपूर्ण चीज़ों की आवश्यकता होती है। पढ़ाई तो है ही, वो तो सबसे प्राइमरी है, उसके बिना तो होगी। 3 चीज़ें ये होती है, एक तो आपको चाहिए क्लास, दूसरा चाहिए आपको नोट्स, और तीसरा चाहिए आपको टेस्ट सीरीज। पहले ये टेस्ट सीरीज की जो आवश्यकता थी, पहले जब आज के 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल पहले चले जाएं, तो छत्तीसगढ़ में इसकी आवश्यकता बहुत कम थी। लेकिन चूंकि केवल यहाँ पे खाना पूर्ति नहीं करना, पहले टेस्ट सीरीज लोग नहीं लगाते थे, तो उस हिसाब से नंबर भी लोगों के कम आते थे, यानी उतना कंपटीशन नहीं था। आप एक बात सोच के देखिए, आपका नाम है ए, आपने कोई टेस्ट सीरीज नहीं लगाया, बी ने टेस्ट सीरीज का भी प्रैक्टिस किया, तो जाहिर सी बात है 20 थोड़ा आगे आ जाएगा। तो इस वजह से टेस्ट सीरीज अब एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन के आ गया है कि टेस्ट सीरीज आपको लगाना ही पड़ेगा। तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूं, लगभग 1000 से ज़्यादा बच्चे, 1000 से ज़्यादा बच्चे केवल और केवल इसी रणनीति से पास होते हैं, और बाकी कुछ भी नहीं है उनके पास, कुछ भी नहीं। क्लास, ये क्लास जो है आप ऑनलाइन माध्यम से भी देख सकते हैं, ऑफलाइन माध्यम यानी आप अगर वीडियो क्लास, अगर कहीं कोचिंग कर रहे हैं तो वहां पर भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन माध्यम में एक डिसएडवांटेज आपको ये मिलता है कि जब आपने पढ़ा और पढ़ने के बाद वो समय निकल गया, फिर से आपको किसी टॉपिक में कंफ्यूजन है तो उसको आप फिर से देख नहीं सकते। जबकि ऑनलाइन माध्यम में आपको एक फैसिलिटी ये मिलती है कि आप वीडियो फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है। दूसरा, नोट्स की बात करूं तो नोट्स 2 तरीके के हो सकते हैं। एक तो आप प्रिंट फॉर्म में लें, जैसे कोई किताब ले लिया आपने, या फिर आप PDF फॉर्म में ले, उसको प्रिंट निकलवा सकते हैं। दोनों ही तरीके हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्लास पूरा करना चाहिए, चाहे ऑनलाइन माध्यम से हो चाहे ऑफलाइन माध्यम से। लेकिन वीडियो क्लास को कितनी बार देख सकते हैं, कितना समय है आपके पास,
क्योंकि अभी जब नोटिफिकेशन आया, अभी एग्ज़ाम डेट इसमें घोषित नहीं है, एग्ज़ाम कब होगा ये कोई निश्चित नहीं, लेकिन फिर भी एक संभावना के तहत मैं आपसे कह सकता हूं कि एग्ज़ाम लगभग जुलाई के आसपास आपका होगा, लगभग जुलाई के आसपास होगा। तो अगर मैं बात करूं मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, 5 महीने की बात करूं, 5 महीने में होते हैं लगभग 150 दिन। और पूरा सिलेबस का अगर आपको वीडियो देखना है तो पूरे सिलेबस का वीडियो लगभग होगा 450 घंटे का वीडियो, लगभग 400 से 450 मान सकता हूं। और 400 से 450 वीडियो देखने के लिए, 400 नहीं होगा, हाँ 350 से 400 मान लीजिए, 360 वीडियो मान लीजिए सब मोटा मोटी। 360 वीडियो देखने के लिए, 360 400 वीडियो देखने के लिए आप एक दिन में बड़े युद्ध स्तर पर तैयारी करेंगे तो कितने घंटे की वीडियो देख सकते हैं? 4 घंटे, 5 घंटे। मैं मान लेता हूं आप 5 घंटे की वीडियो इसमें देख लेते हैं। 5 एकम 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10, यानी 72 दिन तो आपको लगेंगे वीडियो देखने में। अगर उसी वीडियो को फिर दोबारा तिबारा देखना है तो फिर से आपको वही समय लगने वाला है। तो आपके पास तो उतना समय नहीं होगा क्योंकि आपके पास है केवल 150 दिन। तो जो चीज़ें वीडियो में पढ़ाई जाती हैं उस वीडियो में आप चीज़ें देखिए, उसका एज इट इज आप प्रिंटेड नोट्स जिस भी कोचिंग से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से, अगर सेम कंटेंट का पीडीएफ का सेम क्लास का नोट्स आपको मिल जाए तो फिर आपके लिए बेहतर है, क्योंकि नोट्स को पढ़ने में कम समय लगेगा, पीडीएफ को पढ़ने में वीडियो को देखने में ज़्यादा समय लगेगा और पीडीएफ नोट्स को पढ़ने में कम समय लगेगा। अब कुछ चीज़ें, एक चीज़ और है कि लोग एक और दिमाग लगा सकते हैं कि सर जब सारी चीज़ें पीडीएफ में ही है तो मैं पीडीएफ को ही क्यों न पढ़ लूँ, वीडियो क्लास देखने की ज़रूरत क्या है? तो ये बात भी एक हद तक गलत हो जाएगी। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई भी टीचर आपको सेलेक्ट नहीं करा सकता, इवन मैं भी आपको सेलेक्ट नहीं करा सकता। अगर मैं सेलेक्ट करा पाता तो मैं फीस रखता 5 लाख रुपए और मैं बोलता कि भाई इतना ही पढ़ लो और तुम सेलेक्ट हो जाओगे, लेकिन ये बात गलत हो जाएगी। अगर ये बात मैं बोलता हूं तो ये बेईमानी वाली बात होगी। तो कोई भी टीचर, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी इंस्टीट्यूट आपको सेलेक्ट नहीं करा सकता, इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि आप सिलेक्शन ले ही लेंगे। लेकिन अगर कंटेंट अच्छा है और अब आप उन सब चीज़ों को याद रखने में समर्थ रह जाते हैं जो चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं, तो आप आवश्यक तौर पे सिलेक्शन ले सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। अब मैं बात करूं क्या वीडियो क्लास देखना और पीडीएफ में क्या फ़र्क है। मुख्य मुद्दा, लोग कहते हैं कि वीडियो क्लास देखें ही नहीं और केवल पीडीएफ पढ़ लें तो भी तो सिलेक्शन हो जाएगा। ज़रूर हो सकता है। कोई भी कोचिंग, कोई भी टीचर जो होता है आपको पढ़ाता नहीं है। एक्चुअल में कोई भी टीचर आपको पढ़ाता नहीं, वो क्या करता है, उस विषय के जो नए नए शब्द होते हैं उन नए शब्दों से आपको कनेक्ट कराता है, आपको उस शब्द के बारे में बताता है। जब आप उस शब्द के बारे में जानते हैं तो उस विषय में आपकी जिज्ञासा पैदा होती है, रुचि पैदा होती है और आप उस विषय को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। टीचर का काम केवल और केवल आपको शब्दों से परिचित कराना है। तो आप इस पीडीएफ नोट्स में वो चीज़ खो देंगे जो चीज़ टीचर आपको क्लास के दौरान पढ़ाएंगे। इस वजह से मैं कहूँगा कि पीडीएफ, केवल पीडीएफ या केवल नोट्स से सिलेक्शन संभव है। पहले भी सिलेक्शन होते रहे हैं। पहले ऑनलाइन क्लासेस नहीं थी, लोग स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ करके, किताबें पढ़ के अपना सिलेक्शन ले लेते थे। लेकिन पहले का ज़माना और था, क्योंकि वही बताया ना, ए और बी का उदाहरण दिया मैंने कि बी ने टेस्ट सीरीज लगाया और ए ने नहीं लगाया तो बी जाहिर सी बात है आगे रहेगा। लेकिन पहले जब इस तरीके के फैसिलिटी ही उपलब्ध नहीं थे तो कोई आगे कैसे बढ़ सकता था। अब जब फैसिलिटी आ गई है तो सोच के देखिए, आप केवल पीडीएफ नोट्स पढ़ रहे हैं, आपका कोई दोस्त है जो पीडीएफ नोट्स और टेस्ट वीडियो क्लास दोनों देख रहा है, तो जाहिर सी बात है वो नए नए शब्दों से परिचित होगा क्लास के,
तो वो आपसे थोड़ा सा आगे तो निकल ही जाएगा, और हॉस्टल वार्डन में बस थोड़ा सा ही आगे निकलना है, थोड़ा सा आगे बस, उसके बाद काम खत्म है, क्योंकि पॉइंट्स में नंबर कटेंगे और उसी की वजह से सिलेक्शन होगा या उसी की वजह से सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये था मेरा क्लास, चाहे ऑनलाइन क्लास माध्यम से करें चाहे ऑफलाइन माध्यम से करें। एक चीज और रहता है लोगों का डाउट क्लास के विषय में कि सर लाइव क्लास लें कि रिकॉर्डेड क्लास लें, लाइव क्लास लें या रिकॉर्डेड क्लास लें। इस विषय में आप स्वयं निर्णय करें तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आप कहीं रिकॉर्डेड क्लास लेते हैं तो एक फायदा आपको ये मिल जाएगा कि आपको बहुत सारी चीजें रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी जिसको आपको देखना है। टीचर की पढ़ाने की पोटेंशियल उतना ही है, टीचर अगर 2 घंटा पढ़ा रहा है पर डे तो 2 ही घंटा पढ़ाएगा, चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए। लेकिन छात्र जिसको सिलेक्शन लेना है उसकी पोटेंशियल ज़्यादा है पढ़ने की, 6 घंटा पढ़ेगा वही छात्र 1-1 घंटा करके 6-6 टीचर पढ़ाएंगे, तो उसको अगर रिकॉर्डेड फॉर्म में चीज़ें मिल जाएंगी तो एक काम ये कर सकता है कि जितना ज़्यादा हो सके वीडियो देख सकता है। चूंकि अगर 150 दिन समय है तो केवल 72 दिन ही है उसको वीडियो देखने के लिए, बाकी फिर PDF, बाकी फिर टेस्ट सीरीज में उसका फोकस होगा। तो रिकॉर्डेड फॉर्म में एक फायदा ये होगा कि शुरू से चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग इसका डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि टीचर कितना भी पढ़ाएगा, 1 घंटा 2 घंटा पढ़ा सकता है, 3 घंटा पढ़ा सकता है, क्लास ले सकता है। लेकिन अगर वही चीज रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाए तो आप जितना चाहे, अगर रात को समय है तो रात को पढ़िए, दिन को समय है तो दिन को पढ़िए, दिन रात समय है तो दिन रात पढ़िए। क्योंकि आपको अगर निकालना है तो आपकी ऊर्जा और टीचर की ऊर्जा के में तो फर्क होगा ना, क्योंकि उसको तो सिलेबस कंप्लीट कराना है और आपको निकालना है, सिलेक्शन लेना है आपको, तो दोनों की ऊर्जा में फर्क होगा ना। इस वजह से इस पर आप फोकस कर सकते हैं लाइव रिकॉर्डेड में, बाकी डिसीजन आप ले सकते हैं। अगर ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, ऑफलाइन में तो आप जैसा भी पढ़ते होंगे, मैं तो ऑफलाइन का उतना ज़्यादा आइडिया मुझे नहीं, ठीक है। तो पहली बात आप क्लास पढ़ें, दूसरी बात उसका नोट्स अगर सेम एज इट इज नोट्स मिल रहा है तो सबसे बेहतर है, क्योंकि आपको सारी चीज़ें जब आप नोट्स में पढ़ेंगे तो आपका क्लास भी एक बार रिवाइज होता जाएगा, रिवाइज होता जाएगा, रिवाइज होता जाएगा, रिवाइज होता जाएगा। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। तीसरा चीज़ है, जो फाइनल चीज़ है, वो है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज अब के समय में लगाना बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो 3 चीज़ों पर आप फोकस करके इस एग्ज़ाम को में सेलेक्ट हो सकते हैं। पहला तो है क्लास, जो कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम जिससे भी लेना चाहते हैं। दूसरा है PDF यानी नोट्स, और तीसरा है टेस्ट सीरीज। और यही चीज़ जितने भी बच्चे निकाले हैं, चाहे पहले महिला पर्यवेक्षक में सिलेक्शन हुआ हो 2021 वाले में, 2022 वाले में सिलेक्शन हुआ, 2023 में जिसका एग्जाम हुआ, शिक्षक में सिलेक्शन हुआ, सहायक शिक्षक में सिलेक्शन हुआ, किसी में भी सिलेक्शन हुआ जो एनालाइजर से, मैं सबको, जो बच्चे फ़ोन करते हैं, अलग से बात करना चाहते हैं, कुछ भी करते हैं, मेरे से बात करना चाहते हैं, मैं उनको यही चीज़ बताता हूँ कि यही स्ट्रेटेजी सबसे परफेक्ट होगी, सबसे ज़्यादा लोग इससे निकलते हैं। तो आप ये स्ट्रेटेजी चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। एक बात और, कुछ लोगों को ये लग सकता है कि क्लास लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मेरा एकदम से एडवाइस यानी मेरा एकदम से सलाह ये होगा कि आपको एक क्लास तो लेना ही चाहिए, चाहे आप कोई भी क्लास परचेस करें। अगर ऑनलाइन में परचेस करते हैं तो ऑनलाइन आपके लिए बेस्ट हो सकता है, 2 बातों से बेस्ट हो सकता है। पहला, आपके लिए वो सस्ता होगा, दूसरा आप अपने समय के अनुसार उस क्लास को मैनेज कर सकते हैं। इन 2 माध्यमों को अगर देखें तो आपके लिए सस्ता, पहले आप बिलासपुर आएंगे, रायपुर जाएंगे, वहाँ पे शिफ्ट होंगे, 7,000 रुपये महीने खर्चा होगा, उसके बाद कोचिंग का फीस, ये सारी चीज़ें, तो उससे बहुत कम फीस में आपको ऑनलाइन माध्यम से मिल जाएगा। और दूसरा फ़ायदा ये है कि आप यहाँ पे पहले कोचिंग जाएंगे तो कोचिंग के लिए 1 घंटा तैयार होंगे, फिर वापस आएंगे, फिर चाय पानी घूमते फिरते वापस आए, तो वो चीज़ अगर नहीं चाहती तो फिर ऑनलाइन बेस्ट है आपके लिए। पैसा भी कम और समय की भी बचत और सारी फैसिलिटी भी उपलब्ध। बल्कि ऑनलाइन में तो कहीं PDF नोट्स नहीं मिलेगा, प्रिंटेड नोट्स नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, कहीं टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगा, लेकिन ऑनलाइन में तो सारी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। तो इस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं चाहे तो। और यही एक तरीका है जिस तरीके से लगभग 1000 से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए जो एनालाइजर से, वो केवल और केवल इसी ट्रिक से सेलेक्ट हुए हैं। कोई शॉर्टकट नहीं,
कोई ट्रिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। बस यही है कि क्लास पढ़िए 1 बार, समझ में ना आए तो 2 बार, पीडीएफ पढ़िए 3 से 4 बार और टेस्ट लगाइए जितनी बार हो सके और सेलेक्ट होकर के निकलिए। और बाकी कोई उपाय नहीं, कोई ट्रिक, कोई शॉर्टकट नहीं। ठीक है, चलिए यहां तक तो मैंने बात कर दी। अब आप लोगों को कुछ और भी चीजें बता देता हूं कि एनालाइजर भी ये जो हॉस्टल वार्डन है उसके लिए वीडियो क्लास जो पैकेज है, ऑनलाइन कोर्स का पैकेज, वो लेकर के आ रहा है, यानी आ चुका है। इस वीडियो के बाद तो क्लासेस शुरू हैं, तो आप चाहे तो इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। इसमें इस बैच में आपको कंप्लीट वीडियो क्लास, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज सारी चीज़ें मिलेंगी। और एक बात और कि अभी एग्ज़ाम डेट की घोषणा नहीं हुई है कि कब होगा एग्ज़ाम। हो सकता है जुलाई में हो सकता है अगस्त में हो सकता है कि सितंबर में हो या फिर पहले हो। तो जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक इस कोर्स की वैलिडिटी भी होगी। क्लियर है? चलिए, अगर आप कोई भी व्यक्ति जो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोर्स का फीस 3,498 रुपये है। और अभी ये फीस जो है लिमिटेड स्टूडेंट के लिए 1,998 रुपये में उपलब्ध होगा अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। अच्छा, ये 1,998 रुपये का ऑफर है, वो 30 स्टूडेंट के लिए वैलिड होगा। तो अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर है 96 17 41 36 76। इसमें आप व्हाट्सअप में लिख करके भेजिएगा हॉस्टल वार्डन न्यू बैच, फिर हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी, पेमेंट डिटेल भेजेगी, आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद भी लोगों को थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन रहता है, उसको भी क्लियर कर दूं। आपको इस नंबर पे मैसेज करना है, पहला स्टेप लिखना है हॉस्टल वार्डन न्यू बैच। दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, आपको जब बताया जाएगा कि ऑफर है या नहीं है, फीस कितना लगेगा, उस फीस का भुगतान आप ऑनलाइन माध्यम से, फोन पे, गूगल पे आदि के माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, कैसे कोर्स एक्टिवेट होता है, तो यही व्हाट्सएप की टीम आपको फिर से रिप्लाई करेगी। आपका जब पेमेंट हो जाएगा तो यही टीम आपको रिप्लाई करेगी कि आपका कोर्स को एक्टिवेट किया जा रहा है, ये प्रक्रिया है, आप फॉलो करिए। तो वो सारी चीज़ों को एक्टिवेट कराने की जिम्मेदारी किसकी है? इस टीम की है। आपको उसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपना मैसेज करना है और आपकी इच्छा हो तो आपको कोर्स अपना ज्वाइन कर लेना है। बाकी यही सारी जानकारी थी, मैंने स्ट्रैटेजी के बारे में बता दिया, सारी चीज़ें बता दी। और यही एक तरीका है, पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट सीरीज, सारी चीज़ें वीडियो क्लास करके ही आप सिलेक्शन लेंगे, अन्य कोई तरीका नहीं। चाहे ऑफलाइन में जाएं तो आप ऑफलाइन में पढ़ें, फिर बुक पढ़ें और टेस्ट सीरीज लगाएं, वही तरीका हो सकता है। ऑनलाइन में यही तरीका है, बाकी मतलब चीज़ें वही हैं, बस वहाँ पे बुक का नाम यहाँ पे पीडीएफ हो जाता है, वहाँ पे जो क्लास होती है उसका नाम यहाँ पे वीडियो क्लास हो जाता है, बस वही फ़र्क है, बाकी कुछ भी नहीं। क्लियर होगा? मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर बना पाएंगे। कोर्स के बारे में भी मैंने जानकारी दी, उसको भी अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो शुरू के 30 स्टूडेंट के लिए ऑफर होगा, तो उस ऑफर का भी आप लाभ उठा पाएंगे 1,998 रुपये में भी, 3,498 रुपये की जगह में। और बाकी कहीं पर भी ज़रूरी नहीं कि आप एनालाइजर से कोर्स खरीदें, कहीं पर भी कोर्स खरीदें तो उनसे ये तीनों चीज़ें, क्योंकि सिलेक्शन के लिए 3 चीज़ों के अलावा और कोई चीज़ मायने नहीं रख रहा है, तो इन तीनों चीज़ों के बारे में एक बार जानकारी जरूर ले लें कि क्या आपको कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग, ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, पॉइंट टू पॉइंट, वैसा वाला ही क्लास लेना चाहिए आपको कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा वीडियो क्लास मिलेगा। दूसरा, क्लास के साथ आपको पीडीएफ मिलेगा, और अगर पीडीएफ मिलेगा तो क्या वही पीडीएफ मिलेगा जो क्लास में पढ़ाया जाएगा, यानी आप जब पीडीएफ को पढ़ेंगे तो आपका क्लास रिवाइज होगा कि नहीं, ये भी चीज़ देखना है आपको। तीसरा, क्या आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, या ऐसा भी कई इंस्टीट्यूट में होता है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें केवल वीडियो क्लास दिया जाता है, फिर पीडीएफ के लिए आपको अलग से फीस पे करना होता है, टेस्ट के लिए अलग से फी पे करना होता है। तो उन सब चीज़ों की जानकारी आप लोग पहले से ही ले लें और जागरूक होकर के ही कोई कोर्स को आप ज्वाइन करें। और एनालाइजर में अगर ज्वाइन करें तो ये 30 स्टूडेंट वाले ऑफर में जरूर ज्वाइन करें 1,998 रुपये में। और बाकी अगर ज्वाइन नहीं भी करना है, सेल्फ स्टडी करना है, तो मेरी बातों को ध्यान रखें, उसी के हिसाब से सेल्फ स्टडी आप लोग करें। नमस्कार, जय हिंद।